हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हदी हियर। आज का टॉपिक जो है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टॉपिक मॉडर्न बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ख़ासकर ऐसे टाइम में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जून 23 2020 जहाँ पर 4-5 महीने से कोविड-19 कोरोना वायरस का जो एपिडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, वहाँ उस हवाले से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी इस्तेमालात क्या है, ये आज के लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की डेफिनेशन की तरफ। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम एक डीएनए के अंदर एक ख़ास सेगमेंट को या एक ख़ास डीएनए के बहुत सारे कॉपीज़ हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास एक डीएनए है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ डीएनए, ठीक है, ये आपके पास एक डीएनए है। इस डीएनए के अंदर आप एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं। चलो, ये आपने क्या किया, ये आपने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया डीएनए का। अब आप क्या करते हैं, इससे बहुत सारे सेगमेंट्स आप ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेगमेंट्स आप ले लेते हैं। ये हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं, मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो एक किस्म का क्लोनिंग है आपका। अब ये जो आपके बहुत सारे कॉपीज़ है डीएनए का, ये आप बैक्टीरिया से भी ले सकते हैं। मतलब जो मैंने पहला लेक्चर आपको दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो पहला लेक्चर था, उसमें हम बैक्टीरिया की मदद से हम एक जीन को एम्प्लीफाई करते, उससे बहुत सारी कॉपीज़ लेते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। ये जो तरीक़ेकार है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें टाइम बहुत कम लगता है। शुरुआत 2-3 मिनट से और 3 to 4 आवर्स में आपको मिलियंस में कॉपीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका डेफिनेशन, टेक्निक फॉर जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, ख़ास डीएनए के बहुत सारे कॉपीज़ आपको मिल जाएंगे। इसके फ़ायदे क्या है, पर्पस क्या है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, एप्लीकेशंस भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए जनाब, इस टेक्निक में होता क्या है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं इस टेक्निक में। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जो कंपोनेंट्स है हमारे पास, वो 4 कंपोनेंट्स हैं इस टेक्निक के लिए। पहला है हमारे पास टारगेट डीएनए। जाहिर है आप जिस डीएनए की कॉपी लेना चाहते हैं वो तो आपके पास लाजमी है, वो तो पड़ा होगा आपके पास। अगर नहीं होगा तो आप पीसीआर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपका टारगेट डीएनए है। जैसे कि मैं आपके लिए ये लिखा हुआ है, ये जो है ये हमारे पास क्या है, टारगेट डीएनए है 3 to 5, 5 to 3। इस वक्त ये जो टारगेट डीएनए डबल स्ट्रैंड है, इसके अंदर ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन वगैरह वगैरह नज़र नहीं आते। यू कांट सी द नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ठीक है, ये आपको नजर, ये आपके पास टारगेट डीएनए ये होना चाहिए फर्स्ट। दूसरे नंबर पर हमारे पास आना चाहिए प्राइमर्स, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए लाजमी है। अगर आप चाहते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए तो प्राइमर का होना भी लाजमी है। प्राइमर एक ऐसा सेगमेंट है, न्यूक्लिक एसिड का छोटा सा सेगमेंट है, जो एंजाइम के काम को स्टार्ट करते हैं। एंजाइम, इसके बगैर एंजाइम काम कर ही नहीं सकता। कौन सा काम? सिंथेसिस, डीएनए, एक नया डीएनए का सिंथेसिस करना, वो काम जो है हम लोग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक में भी हमारे स्टूडेंट्स को डीएनए रेप्लिकेशन आना चाहिए। डीएनए रेप्लिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप नीचे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक डाला होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन जिस स्टूडेंट को आता है उसको इस टॉपिक में मसले और मसाइल कम से कम पढ़ेंगे, वो बड़े आसानी समझ आएगा। थर्ड नंबर पर क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। हमारे पास 4 किस्म के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन,
गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन सबके लिए हम लोग क्या लिखे थे? डिऑक्सी, यानी इस तरह से डिऑक्सी एडेनिन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स, सिर्फ 4 नहीं होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, लेकिन वो इन 4 में से होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे DATPs होंगे, बहुत सारे DGTPs होंगे, बहुत सारे CTPs और TTPs हमारे पास होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग क्या करेंगे? DNA को सिंथेसाइज करेंगे। अच्छा, और देन हमारे पास 4th नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम आ रहा है, जिसका नाम है DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज डायरेक्ट प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम है। हम इस केस में एक ख़ास किस्म का स्पेशल एंजाइम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में, ये जो आप आज सुन रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई हीट यूज़ करते हैं। 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर यूज़ करते हैं। उस टेम्परेचर में आम जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो काम करना छोड़ देगा। तो हम लोग एक स्पेशल एंजाइम यूज़ करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, थर्मो स्टेबल होगा, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। ये एक स्पेशल एंजाइम है, ठीक है, और ये हाई हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं। 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर ये काम कर सकता है, सॉरी दिस 95, वो है, दिस इज नॉट 95, सॉरी दिस इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड। 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, इस पर बड़े आराम से काम कर सकता है। तो जनाब, अच्छा, ये हो गए कंपोनेंट्स। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह हम जीन को एम्पलीफाई करते हैं, किस तरह हम इसकी कॉपीज़ को तैयार करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक DNA है, टारगेट DNA है। अच्छा, इस टारगेट DNA को हम सबसे पहले जो पहला स्टेज है, बल्कि मैं आपके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्टेजेस हमारे पास है, यहाँ पर है हमारे पास स्टेजेस। तो पहला जो स्टेज है वो क्या है? वो है डीनेचरेशन। सबसे पहले आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं, डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में हम इन 2 स्ट्रेंड्स को जो इस वक्त आपस में एक दूसरे के साथ क्या किया हुआ है? मिला हुआ है, ठीक है। दोनों स्ट्रेंड्स आपस में मिले हुए हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए हम उसको डीनेचर कर देंगे। डीनेचर का मतलब ये है कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, हमारे पास क्या होगा? ये आ जाएगा एक स्ट्रेंड हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। या अब एक दूसरे से अलग हो। चलो मैं थोड़ा सा दूर दूर लिख लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम है, और ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम है। ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम है। पहला स्टेज ख़त्म हो गया। आपने इसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करना है, ठीक है। जब आप इसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करोगे तो जाकर ये डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर पहला स्टेज ये होगा, बहुत आसान है। व्हाट इज डीनेचरेशन? सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रेंड्स बाय द हेल्प ऑफ हीट। अब हम क्या करेंगे? अब दूसरा स्टेज जो है स्टार्ट हो रहा है, वो क्या है? वो है एनिहिलेशन या रीनेचुरेशन, ठीक है। दूसरा जो स्टेज है उसको आप या तो रीनेचुरेशन कहते हैं, रीनेचुरेशन कहेंगे, या फिर इसको आप एनिहिलेशन कहें। स्पेलिंग में अगर कोई मसला है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। एनिहिलेशन आप कर सकते, एनील, ANNEAL, एनील मीन्स टू कंबाइन समथिंग, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? दैट इज एनिहिलेशन। अब हम ये जो 2 स्ट्रैंड्स अलग हो गए इनको प्राइमर के साथ कंबाइन करेंगे, एनील करेंगे, ठीक है। प्राइमर उठा लेंगे। अब हमने DNA रेप्लिकेशन में ये पढ़ा था कि प्राइमर हमेशा 3 एंड पे लगाया जाता है, इधर नहीं लगा सकते आप। प्राइमर को हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं?
3 इंट पे लगा सकते हैं। जब आप एक प्राइमर को, चलो मैंने आपके लिख लिया, ये क्या है, ये एक प्राइमर है जिसको आपने 3 इंट पे लगा लिया। प्राइमर के अंदर जाहिर है उधर भी तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्राइमर कोई दूसरा चीज़ नहीं है, वो भी न्यूक्लिक एसिड है, उसके सेगमेंट्स है, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स है। प्राइमर का ये क्या होगा, ये उसका 5 एंड होगा और ये उसका 3 एंड होगा। तो भाई प्राइमर का भी अपना 5 और 3 एंड है। सो यहाँ पर आपने एक प्राइमर लगा लिया। दूसरा जो प्राइमर है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि ये इसके पास फिर ये 3 एंड है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्राइमर लगा देंगे। जब आप यहाँ पर प्राइमर लगा देंगे तो इस प्राइमर के लिए ये 5 एंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 3 एंड हो जाएगा। अब आप देखिए ये कब हो सकता है, आपने टेम्परेचर को अब नीचे लाना है, ठीक है। टेम्परेचर को कितना आपने नीचे लाना है, दैट इज 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, तो रीनेचुरेशन में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आएंगे ताकि ये प्राइमर इसके साथ अटैच हो जाए। अब देखिए डीएनए पॉलीमरेज यानी टेक जो एंजाइम है, अब वो क्या करेगा, वो स्टेज नंबर 3 को इनिशिएट करेगा। स्टेज नंबर 3 को इनिशिएट करेगा जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस में डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये जो 3 एंड है ये भी हमने पढ़ा था, 3 एंड पे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करके फिर साथ साथ और न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, तो ये इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा। दैट इज फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन, एक नया स्ट्रैंड बनाएगा, इधर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पुट करते करते एक नया स्ट्रैंड इस तरफ इस डायरेक्शन बनाएगा। तो चलो मैं एक नए स्ट्रैंड को कलर दे देता हूँ, एक कलर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। एक और है फ्लैंकिंग साइट। ये जो आपका अच्छा डीएनए, तो और भी बहुत सारा डीएनए होगा ना, तो डीएनए के अंदर ये आपका टारगेटेड साइट है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ साइट नजर आएंगे, वो मैंने शो नहीं किया हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लैंकिंग साइट। इसके बाद जो साइट होगा दैट इज कॉल्ड फ्लैंकिंग साइट, वो मैंने शो नहीं किए हुए, यानी जो टारगेट साइट के फौरन बाद जो साइट आएगा दैट इज कॉल्ड फ्लैंकिंग साइट। तो ये फ्लैंकिंग साइट भी आपको बायोकेमिस्ट्री की बुक में नजर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अच्छा, अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये वाला जो स्ट्रैंड है, यहाँ से 3 एंड पे जो है एक नया चेन स्टार्ट करके इनिशिएट करके मूव करेगा इस डायरेक्शन में, अगेन फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। सो इस वक्त हमारे पास जो एक डीएनए के 2 सेगमेंट्स थे ओरिजिनल, अब हमारे पास 4 आ गए, 4, 1 2 3 4 सेगमेंट्स हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ब्लू को थोड़ा सा मोटा करके लिखा हुआ है, डोंट वरी, ये डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है और ये भी डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है। तो 4 स्ट्रैंड आ गए, जिसमें से 2 ओरिजिनल स्ट्रैंड थे, अब ये 2 नए टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारे पास आ गए हैं। तो ये तो हो गया सिंथेसिस। अभी देखो, आपने उनको अलग कर दिया, ठीक है, डीनेचर कर दिया, दोबारा से प्राइमर अटैच करके रीनेचर कर दिया, अब आपने सिंथेसिस कर दिया। ये 3 स्टेज खत्म हो गए। पीसीआर का पहला साइकिल खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड एज साइकिल नंबर 1। साइकिल नंबर 1 पहला जो साइकिल था उसमें आपने 3 स्टेजेस देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हम अभी स्टार्ट करेंगे साइकिल नंबर 2। क्या, साइकिल नंबर 2 अब स्टार्ट करेंगे। साइकिल नंबर 2 में हम इनको ले लेते हैं। अब लेट्स सपोज ये तो आपने लिखा होगा, इसको अब आप पॉज करके लिख सकते हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूँ साइकिल नंबर 2 की तरफ। साइकिल नंबर 2 में हमारे पास पहले से मौजूद है, ये एक ओरिजिनल स्ट्रैंड था, इसके सामने क्या आया हुआ है, इसके सामने आया हुआ है एक नया टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इसका अपना प्राइमर भी था और ये था भाई हमारे पास दूसरा ओरिजिनल स्ट्रैंड, जिसके सामने एक नया स्ट्रैंड बना था और उसका प्राइमर यहाँ पे मौजूद था।
ठीक है, तो साइकिल नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। साइकिल नंबर 2 में क्या होगा, जो कुछ आपने साइकिल नंबर 1 में पढ़ा था अब इनको यहाँ पर रिपीट करेंगे। साइकिल नंबर 1 को साइकिल यहाँ पर पहले रिपीट करेंगे, ठीक है। पहले इन दो स्ट्रैंड्स को एक दूसरे के साथ अलग करेंगे, डीनेचर कर देंगे, और इनको भी डीनेचर कर देंगे। तो अब आप देखें, ये हो गया आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड और ये हो गया आपका दूसरा ओरिजिनल स्ट्रैंड, ठीक है, दूसरा ओरिजिनल स्ट्रैंड। ये हो गया इसका जो पहला जो टेम्पलेट बना था इसके सामने। अब ये देखो, ये दोनों अलग हो गए। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, ठीक है। ये पहले साइकिल में ये मिले हुए थे। अब जब साइकिल नंबर 2 स्टार्ट होगा तो ये अलग हो जाएंगे, ये इससे अलग हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं दूर लिख लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये अलग हुए, एक दूसरे से अलग हो गए। ये ब्लू कलर ओरिजिनल स्ट्रैंड्स है, ब्लैक कलर न्यू स्ट्रैंड्स इसके सामने बन गए। अब क्या होगा, ये फिर से अलग हो गए, फिर से हम लोग क्या स्टेज लाएंगे, रीनेचर करेंगे। रीनेचर का मतलब है प्राइमर अटैच करेंगे, प्राइमर अटैच करेंगे। तो आपको पता है कि ये स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में बना हुआ है और ये स्टैंड यहाँ से 5 to 3 डायरेक्शन में बना हुआ है। और ये तो हमें पहले से पता था कि ये 3 to 5 है और ये 5 to 3 है। सो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई हमने दोबारा प्राइमर कहाँ पर अटैच करना है। अगर यहाँ पर है तो प्राइमर आप किस एंड पे डालेंगे, 3 एंड पे प्राइमर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग प्राइमर को ऐड कर देंगे और यहाँ पर हम लोग प्राइमर को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो प्राइमर का ये 5 एंड होगा और ये 3 एंड होगा। सो यहाँ से एक नया स्ट्रैंड स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, न्यू स्ट्रैंड को मैं ब्लैक कलर से लिखूंगा ताकि मसला ना रहे हमारे लिए। तो अभी देखिए, ये हमारे पास एक न्यू स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में आया और एक न्यू स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में हमारे पास आ गया, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो स्ट्रैंड है ज़ाहिर है ये भी अलग हो गए हैं, तो इनके सामने भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको प्राइमर यहाँ पे रखना होगा। अगर ये 3 एंड है तो आपने यहाँ पर प्राइमर रखना है और यहाँ पर आपने प्राइमर रखना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर प्राइमर रखेंगे तो यहाँ से एक नया स्ट्रैंड यहाँ से इसके सामने बन जाएगा, ठीक है, इस तरह इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फिर से देखा साइकिल नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने डीनेचर कर दिया, रीनेचर कर दिया और सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। तो साइकिल नंबर 1 में हमारे पास, अगर आपने देखा, हमारे पास कितने सेगमेंट्स आए थे, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास अगर देखिए टोटल 4 सेगमेंट्स आए हुए, ठीक है। लेकिन जो न्यू सेगमेंट्स थे वो 2 बने थे। टोटल 4 थे लेकिन न्यू 2 बने थे। साइकिल नंबर 2 में जो न्यू सेगमेंट्स थे वो हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और अगर ओवरऑल हम देखें तो टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर टोटल 4 है, न्यू हमारे पास 2 बने थे। और यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 है। ये साइकिल नंबर 2 में हुआ। साइकिल नंबर 3 को मैं टाइम ज़ाहिर नहीं करूँगा। साइकिल नंबर 3 में होगा क्या, ये सब के सब खुल जाएंगे, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा और हर एक के सामने एक नया स्टैंड आ जाएगा। तो कितने आएंगे, इसके सामने एक आएगा। हमारे लिए एक फार्मूला है यहाँ पर, 2 का पावर, पहला साइकिल है तो 1 लिखे, सो 2 1 ज़ा 2। दूसरे साइकिल में 2 का पावर 2, 2 2 ज़ा 4। तीसरे साइकिल में अगर आप 2 पावर 3 लिखेंगे तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो 8 सेगमेंट आएंगे। इसी तरह से 2 4 में कितने आएगा, 16 आएंगे, 16। और 2 5 में कितने आएगा, 32 आएंगे। यानी इस तरह से आप मूव करते जाएंगे, आपके पास जो है सेगमेंट्स की तरह बढ़ती जाएंगे।
32, 62, 100, 200, 30, 300, 400 करते करते इसी तरह से ये सारा जो एक साइकिल है उसमें तकरीबन 2 से 3 मिनट्स लगते हैं, 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आप 2-4 घंटे देंगे उसमें बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको मिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मिलियंस ऑफ कॉपीज आपको मिल जाएगी। जो फॉर्मूला था ये था 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। जितने नंबर ऑफ साइकिल्स है वो आप देख लें। अब पहले साइकिल में आपके पास कितने आएंगे? 2 सेगमेंट्स आएंगे, ठीक है, एंड देन सो ऑन। न्यू सेगमेंट्स की मैं बात करूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पहले साइकिल में हमारे पास टोटल 4 आएंगे, लेकिन जो है वो हमारे पास ब्लैक कलर में ये आपके पास 2 आएंगे। इसी तरह से आप चलते जाइए, 4 आएंगे जैसे कि, ठीक है, 4 के बाद फिर ये मूव करते हैं 8, 16, 32 एंड सो ऑन। सो ये था PCR, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक जीन का एक सेगमेंट या DNA का एक सेगमेंट एम्पलीफाई करते, एम्पलीफाई मतलब उसको मल्टीप्लाई करते, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाते हैं, सिमिलर कॉपीज मिल जाएंगे। सो आफ्टर सम टाइम वी विल गेट मिलियंस ऑफ कॉपीज। नाउ आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एप्लीकेशंस। यानी क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या इसके हमारे पास यूजेस हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों हम PCR करते हैं, और इस टाइम के लिहाज से इसकी एप्लीकेशन आपको मैं बताता चलूँ तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। ये भी आप लोग साथ साथ लिख सकते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं अभी एप्लीकेशन की तरफ। इसके एप्लीकेशन हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो है क्लिनिकल डायग्नोसिस। पहला जो है क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब आप डायग्नोसिस मतलब किसी भी बीमारी को या वायरस को या जरासीम को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो है वो है प्रीनेटल डिजीज। प्रीनेटल डिजीज, बच्चा माँ के पेट के अंदर पड़ा हुआ है और अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चा दुनिया में आने से पहले हम देखते हैं कि क्या बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, जेनेटिक डिजीज़। जैसे कि कौन कौन से डिजीज़ हैं आपने पढ़ा होगा, सिकल सेल एनीमिया। ये एक बहुत मशहूर बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें बच्चे के अंदर हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, RBCs टूट जाते हैं सिकल सेल एनीमिया में, और ये जेनेटिक डिजीज़ है। तो आपने ये देखना है कि बच्चे के अंदर ये है या नहीं है। आपने बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होगा तो उस बच्चे के आसपास 2-3 किस्म के पर्दे होंगे और उन पर्दों के बीच और बच्चे के बीच लिक्विड होगा। हम उस लिक्विड को उठा लेंगे, वहाँ से बच्चे के 1-2 सेल हमारे पास आ जाएंगे और बच्चे का DNA भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो उस DNA को हम PCR की मदद से उसका एक मैप बनाएंगे और मैप से ये बताएंगे कि क्या उस बच्चे के अंदर सिकल सेल एनीमिया है या नहीं है। तो इसका अपना एक डिटेल है जिसके अंदर जाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि किस तरह वो सिकल सेल एनीमिया को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एप्लीकेशन में 2 लाइनों में हमारे लिए काफ़ी है कि भाई वी यूज़ दिस टू डायग्नोज सम प्रीनेटल डिजीज़, यानी बच्चों के अंदर पैदाइश से पहले जो डिजीज़ है उसको हम कौन से, सिकल सेल एनीमिया है और बीटा थैलेसीमिया है। बीटा थैलेसीमिया है, ये भी ब्लड का एक डिजीज़ है, ठीक है। अच्छा, देन क्लिनिकल डायग्नोसिस में और क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ रही हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर एंड सेक्स। वायरस, बैक्टीरिया, कैंसर और सेक्स डिटर्मिनेशन। वायरस जिस तरह के आजकल का चल रहा है, कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस, आप जो भी पेशेंट है वो जब टेस्ट करते हैं तो PCR टेस्ट करते हैं। PCR
क्योंकि पीसीआर की मदद से वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये पीसीआर है जिसके मतलब किसी भी वायरस को आप डिटेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि वायरस का पहले से डीएनए हमने चेक किया हो, वायरस पहले से हमारे पास नोन हो। वरना अगर कोई वायरस हमारे पास पहले से नोन नहीं है, उसका कोई मालूमात हमारे पास नहीं है, तो उसको आप फिर इस तरह से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वायरस इस तरह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का अपना डीएनए है। जो भी हम जिस बैक्टीरिया को जानते हैं उनका डीएनए पहले से हमारे पास उसका नक्शा मौजूद है। तो जब आप किसी दूसरे शख्स के अंदर चेक करते हैं क्या उसमें वो बैक्टीरिया है, तो आप उसके जिस्म में बैक्टीरिया को उसके ब्लड सैंपल उठा के, ब्लड सैंपल में बैक्टीरिया तो आ जाएगा, उस बैक्टीरिया का डीएनए हम उठा लेंगे, पीसीआर करेंगे। ये जो पहले से डीएनए का मैप हमारे पास मौजूद है, बैक्टीरिया जो कि अननोन है, आप देखते हैं कि क्या ये वाकई में बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया को जो मरीज के सैंपल से आपको मिला, इसको हम मैच करते हैं, इसका पीसीआर इनको दोनों को मैच करते हैं। अगर एक तरह का नज़र आ गया, हम कहते हैं कि ये जो है यस ये बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, तो इस पर मैं एक अलग सा फिर एक लेक्चर बनाऊंगा कि किस तरह से ये हम डायग्नोस्टिक करते हैं। एंड देन कैंसर, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिसमें कोई वायरस की वजह से तो वो कैंसर को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ बच्चे का जो सेक्स है, मतलब मेल है या फीमेल है, उसको भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं पीसीआर की मदद से। तो ये बहुत स्पेशल एप्लीकेशन है पीसीआर का डायग्नोसिस में। ठीक है, एंड देन वी कम टू द सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज डीएनए सीक्वेंसिंग। अब इसमें मुझे ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर आप डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर दे चुका हूँ, डीएनए सीक्वेंस, सेंजर मेथड, डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड मेथड। डीएनए की सीक्वेंसिंग में भी आप पीसीआर को यूज़ कर सकते हैं, पीसीआर की वजह से आप डीएनए सीक्वेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन थर्ड हमारे पास क्या है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर स्पेशल, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या मतलब है कंपैरेटिव स्टडी का? यानी एवोल्यूशन, यानी आप ये भी कह सकते हैं फाइलोजेनेटिक्स। अब ये क्या है? फाइलोजेनेटिक्स। हमने इवोल्यूशन में ये पढ़ा था कि एक जानदार दूसरे जानदार के साथ रिलेटेड है, या कभी हम देखते हैं कि कई हजार साल पहले एक पहाड़ में मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे एक जानदार दबा हुआ है, उसकी हड्डी में मिल जाती है। फिर हम कैसे पता लगाते हैं कि ये जानदार, इसके हज़ारों साल इसकी हड्डी यहाँ पे रखी थी, ये जानदार किसी और जानदार के साथ रिलेटेड है? कैसे पता चला? हम लोग उस जानदार के बोन को उठाते हैं, या उसको कोई बॉडी पार्ट्स तो रह गया होगा ना, जो बॉडी पार्ट्स रहता है तो उसके अंदर सेल्स होंगे, और सेल के अंदर डीएनए लाजमी होगा। वो 1000 साल पड़ा रहेगा, उसके अंदर डीएनए है। अभी अब जब फिरौन का जो ढांचा है जो पड़ा हुआ है, ढांचा नहीं है, उसका पूरा जिस्म है बाहिफाजत पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी सेल्स है, तो आप डीएनए उठा सकते हो। तो कितने 1000 साल से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उन जानदारों के डीएनए को उठा लेते हैं, उस डीएनए का पीसीआर करते हैं, फिर किसी जो बाकी दूसरे जानदार है उन जानदारों के डीएनए के साथ इसका पीसीआर कंपेयर करते हैं। पीसीआर में पता लगा सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं है। ये चीज़ें जो मैं बार बार आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको डीएनए फिंगरप्रिंट में समझ आ जाएगा, जो बहुत जल्द ये लेक्चर भी आ जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंट का। उसमें हम तफसील से बताएंगे कि किस तरह एक शख्स का डीएनए को दूसरे शख्स के डीएनए के साथ हम मैच करते हैं। तो इसी तरह से एक जानदार के डीएनए को पीसीआर करके दूसरे जानदार के डीएनए के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो रिलेटेड है तो वो सीक्वेंस हमें नज़र आ जाएगी, अगर वो रिलेटेड है, अगर रिलेटेड नहीं है तो भी हमें बता दिया जाएगा। तो ये एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बता सकते हैं, ट्रेस करते हैं कि कौन सा जानदार किसके साथ मिलता जुलता है। और एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज़ द फोरेंसिक, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, फोरेंसिक मेडिसिन या फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक मेडिसिन भी आप उसको बोल सकते हैं। फोरेंसिक मेडिसिन में जो क्रिमिनल्स होते हैं,
क्रिमिनल्स मतलब कहीं पर उन्होंने कोई मर्डर किया हुआ है या कोई रेप किया हुआ है, रेप केस है। हम लोग क्रिमिनल्स को भी फाइंड कर सकते पीसीआर की मदद से, और ये भी मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंट में ही बता दूंगा, ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। इस तारीख के हिसाब से तो उसको 2-3 दिन लग जाएंगे, इस तारीख के हिसाब से, यानी 23 जून 2020। तो हम क्या करते हैं, अगर कहीं पर कोई हमला हुआ है, कोई मर्डर हुआ है, अगर वहाँ पर हमें उस कातिल का बाल या उसके जिल्द का कोई स्क्रैच हमें कहीं पर मिल जाए, तो हम उस के बाल से डीएनए उठाएंगे और उस डीएनए से उस शख्स तक पहुंच सकते हैं कि किसने मर्डर किया हुआ है। इस तरह रेप केस में भी हमें कोई बाल मिल जाता है या उसका जो सीमन है, ठीक है, उसका जो फ्लूइड है वो हम उठा लेते हैं फीमेल के बॉडी से और वहाँ से डीएनए निकाल के हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि किसने ये रेप किया हुआ है। तो रेप या क्रिमिनल मर्डर केस जो है वो फोरेंसिक लैब में आते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों ने ड्रामा देखा होगा सीआईडी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है सीआईडी ड्रामे में फोरेंसिक लैब की तरफ जाते हैं। अगर आपने वो ड्रामा देखा हो तो आजकल तो नहीं मिल रहा है टीवी पर, सो बहरहाल आपने उधर देखा होगा। ये सारा का सारा फोरेंसिक लैब और फोरेंसिक साइंस लैब जो है ये हर शहर में, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर होते हैं क्रिमिनल्स को फाइंड करने के लिए। तो ये साइंस की दुनिया है, कहाँ कहाँ तक पहुँची है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर टॉपिक है। और बायोलॉजी के अंदर एक बहुत ही मॉडर्न सेगमेंट है जहाँ पे लोग आ रहे होते हैं इसकी तरफ। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा सा समरी पेश करता हूँ। आज हमने पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का मतलब ये है कि हम किसी डीएनए, ख़ास डीएनए के अंदर एक ख़ास सेगमेंट को कॉपी करते हैं। 100,000 एंड मिलियन कॉपीज हम किसी डीएनए के बना लेते हैं। सिंपल ये डेफिनेशन था। अब उसमें होता क्या है, इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1 में हम डीएनए के सेगमेंट्स को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। स्टेज नंबर 2 में हम टेम्परेचर को थोड़ा कम करके उनके साथ प्राइमर ऐड करते हैं। प्राइमर ऐड करने के बाद सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं। साइकिल नंबर 1 में हमारे पास 2 फ्रेश सेगमेंट्स आ जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड आ जाएंगे, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट साइकिल में फिर से डीनेचर करके, रीनेचर करके, सिंथेसिस करके, फिर नेक्स्ट साइकिल में डीनेचर, रीनेचर, सिंथेसिस करके हर साइकिल में हमारे पास उनकी तरह डबल होती जाएगी। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। फॉर्मूला लगा 2 पावर n लगाकर हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने सेगमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमने एप्लीकेशन भी पढ़ा था कि पीसीआर को हम 4 स्पेशल जगहों पर यूज़ करते हैं। नंबर 1 डायग्नोसिस के लिए, डायग्नोसिस के बाद हमने इसको एवोल्यूशन में पढ़ा था, और साथ ही साथ इसको आप क्रिमिनल केस में, फोरेंसिक साइंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आ गया होगा। हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी कर लीजिएगा। हमारे लिए दुआएं करते रहें। अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखेगा। बहुत ज़्यादा एहतियात करें अपने साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे, खुद भी मुस्कुराए, दूसरों को भी मुस्कुराए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।